अब्दुल बिस्मिल्लाह का साहित्य में जो मकाम और मर्तबा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इन पर अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सी पत्रिकाओं ने विशेषांक निकाले हैं। इस सब के बाद भी कुछ न कुछ अनछुआ रह जाता है। वो लोग जो अपने हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ हम तक उनकी बात को ताकतवर, रचनात्मक और तिलिस्मी ज़बान में पहुँचाती है। उनके साथ कुछ समय बिताने और उनसे ऐसा कुछ सुनने के लिए जो अभी तक कुरेदा न जा सका हो। सर कहते थे कि अरे डर क्यों रही हो, इतना नर्वस होने की क्या बात है, कोई खा थोड़ी जाएगा तुम्हें, शेर की तरह दहाड़ो पढ़ो ना। भव्य आयोजन किया और इतने लोग यहाँ आ जाएंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब 2 परीक्षक हैं, मैं विद्यार्थी हूँ, ये मेरी परीक्षा लेंगे। इनसे भी कोई डर सकता है, आप सोचिए। और डरता क्यों हूं उसका कारण है, हर चीज के बारे में बड़े परफेक्शनिस्ट हैं। 2 इंसिडेंट्स बतलाता हूं आपको। गांव में मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पिताजी ने स्कूल खुलवाया। अब कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम लिखाने को तैयार नहीं, कहीं पढ़ेगा तो हमारा घर का काम कौन करेगा। हमारा उर्दू साहित्य जिसको किसी भी वजह से मतलब गलत फहमी के बिना पर यह मान लिया गया कि ये मुसलमानों का साहित्य है या मुसलमानों की ज़बान उर्दू है। ये छवियाँ देखी हैं मैंने, जब लिखता हूँ उस वक्त कागज़ पर आ जाता है अपने आप। एक जगह रहने की नौबत ही नहीं आई, भाग ही रहा हूँ। उपलक्ष्य 75 अब्दुल बिस्मिल्लाह के साथ एक खुशनुमा शाम। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं तसनीफ़ हैदर राजकमल प्रकाशन समूह की इस महफ़िल में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसका नाम है उपलक्ष्य 75 अब्दुल बिस्मिल्लाह के साथ एक खुशनुमा शाम। अब्दुल बिस्मिल्लाह का साहित्य में जो मकाम और मर्तबा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो हमारी उस अदबी या साहित्यिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो असल में बेज़बानों की ज़बान है। वो लोग जो अपने हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, अपनी बात समाज में बहुत दूर तक नहीं फैला सकते, या समाज की अपने साथ की गई नाइंसाफ़ियों को पढ़े लिखे तबके तक नहीं पहुंचा सकते, अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ हम तक उनकी बात को ताकतवर, रचनात्मक और तिलिस्मी ज़बान में पहुंचाती है। अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का जन्म 5 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के बलापुर गांव में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA और DPhil किया। मूलतः कवि हैं या कथाकार, इस बारे में आपने एक किताब में ख़ुद ही बयान किया है कि एक तरफ मंगलेश डबराल जी जहां आपको बुनियादी तौर पर एक कथाकार मानते हैं, तो वहीं त्रिलोचन शास्त्री जी की नज़रों में आप दरअसल एक कवि हैं। यहाँ मैं ये फ़ैसला बिस्मिल्लाह जी को पढ़ने वालों की पसंद पर छोड़ता हूँ कि वो किस रूप में उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत बना पाते हैं। बहरहाल अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने बहुत सी साहित्यिक विधाओं में काम किया है। उपन्यासों में झीनी झीनी बीनी चदरिया, जहरबाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखे, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है और कुठाओं शामिल हैं। जबकि कहानी संग्रहों में अतिथि देवो भवा, रफ रफ मेल, शादी का जोकर और ताह के सनद रहे प्रकाशित हो चुके हैं। आपने समर शेष है के नाम से एक आत्मकथात्मक उपन्यास भी लिखा। आपके कविता संग्रहों में वली मोहम्मद और करीमन बी की कविताएं, छोटे बुतों का बयान, दुर्दिनों में कविता, किसके हाथ गुलेल और कविता फिर लिखी जाएगी जैसी अहम किताबें मौजूद हैं। 2 पैसे की जन्नत नाम से आपने एक नाटक भी लिखा है और आलोचना की कुछ किताबें जिनमें अल्प विराम और विमर्श के आयाम अदब की दुनिया तक पहुंच चुकी हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे हैं
और आपके साहित्यिक कामों के पेश नज़र आपको सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी नवाजा गया है। झीनी झीनी बीनी चदरिया के उर्दू और अंग्रेज़ी में अनुवाद भी हो चुके हैं। अब मैं इस कार्यक्रम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए चाहूँगा कि यहाँ मौजूद संजीव जी और फैयाज़ अहमद वजी भी स्टेज पर आ जाएं। संजीव कुमार जी का जन्म 10 नवंबर 1967 को पटना में हुआ। पटना विश्वविद्यालय से बीए और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए, एमफिल, पीएचडी की। फ़िलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में जैनेन्द्र और अज्ञेय, सृजन का सैद्धांतिक नेपथ्य, 300 रामायणें और अन्य निबंध, अनुदित संपादित, बाला बोधिनी, वसुधा डालमिया के साथ सह संपादन, योगेंद्र दत्त के साथ मिलकर वसुधा डालमिया की पुस्तक नेशनलाइजेशन ऑफ हिंदू ट्रेडिशंस, भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड 19th सेंचुरी बनारस का हिंदी में अनुवाद, हिंदू परंपराओं का राष्ट्रीयकरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र और 19वीं सदी का बनारस, तेलंगाना संग्राम पर केंद्रित पी सुंदरैया की किताब के संक्षिप्त संस्करण का हिंदी में अनुवाद, तेलंगाना के हथियारबंद जन संघर्ष जैसी अहम किताबें शामिल हैं। फैयाज़ अहमद वजी साहब की पैदाइश दरभंगा में 1982 में हुई। दरभंगा से ही ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली आ गए और बाकी की तालीम यानी एमए से लेकर पीएचडी तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हासिल की। फैयाज़ वजी साहब बुनियादी तौर पर कहानीकार हैं और पिछले 8 वर्षों से दी वायर उर्दू के संपादक के तौर पर पत्रकारिता के शोबे में काम कर रहे हैं। अब मैं राजकमल प्रकाशन समूह के अध्यक्ष अशोक महेश्वरी जी से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आकर इस मौके की अहमियत पर अपने अल्फाज में रोशनी डालें और हमारे ख़ास मेहमान अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब का इस्तकबाल करें। आप सबका हार्दिक स्वागत और नमस्कार। अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में राजकमल की ओर से अपने लेखक, पाठक, शुभचिंतक, समाज का आभार व्यक्त करते हुए हमने कहा था, आपसे हैं हम। साथ जुड़ें, साथ पढ़ें। अपनी स्थापना के 80वें वर्ष में हमारा ध्येय वाक्य है। भविष्य के स्वर, किताब उत्सव और ज्ञान पर्व, शहर शहर घूमने वाले साहित्य उत्सव और विचार बैठकी हैं। लेखकों और पाठकों की पुरानी और नई पीढ़ी सबसे संवाद के लिए आयोजित कार्यक्रम श्रृंखला है। उपलक्ष्य 75 एक नई श्रृंखला की शुरुआत है। हमारे जो लेखक 75 के हो रहे हैं उनके साथ कुछ समय बिताने और उनसे ऐसा कुछ सुनने के लिए जो अभी तक कुरेदा न जा सका हो, यह श्रृंखला है। बिस्मिल्लाह जी 7 जुलाई को 75 के हुए। इन पर अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सी पत्रिकाओं ने विशेषांक निकाले हैं। इस सब के बाद भी कुछ न कुछ अनछुआ रह जाता है। हमें लगा कि जीवन की हीरक जयंती मनाते समय कुछ ऐसा इनके पास ज़रूर बचा होगा जो ये हम मित्रों, पाठकों से बांटना चाहेंगे। अब्दुल बिस्मिल्लाह 75 के हो गए, यह सच है। इस सच को मानने के लिए मन तैयार नहीं है। पीछे निगाह दौड़ाएं तो जैसे कल की ही बात लगती है जब बिस्मिल्लाह कमला नगर में हमारे घर आए थे। 2 कमरों का घर था हमारा। एक कमरे में हम सब रहते थे, माँ और हम 3 भाई बहन। एक कमरे में ऑफिस बना लिया गया था, उसी में हम बैठे थे। बिस्मिल्लाह जी के शब्दों में कहें तो लौंडे लपाड़ी थे हम। थोड़ी देर में ही ये कुर्सी के ऊपर दोनों पैर रख कर बैठ गए। हम बहुत देर तक गपियाते रहे थे। समर शेष है कि आने की आहट थी यह। इसी समय इन्होंने बताया था कि यह इनके अपने जीवन के बारे में लिखी किताब है,
जैसे कैसे मरे हुए जानवरों की खाल उतारी जाती है, कैसे नमक रगड़ रगड़ कर उसे साफ़ किया जाता है, बड़े का मांस क्या होता है, बनारस में कहाँ बिकता है, कहाँ इसकी पकौड़ियाँ मिलती हैं। मुझे यह सब वैसे ही याद है। बाद में पता चला कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिंदी के प्रकांड पंडित। संस्कृत के श्लोकों और गालिब के शेरों पर नामवर जी से बहसियाते हुए कई बार इन्हें देखा है। झीनी बीनी चदरिया तो आप सब परिचित हैं। जहरबाद और समर शेष से भी थोड़ा परिचय होगा ही। मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान और कुठाव इनके बाद के उपन्यास हैं। हर तरह से ये बड़ी रचनाएं हैं। कविता, कहानी, नाटक भी इन्होंने खूब लिखे हैं। मुझे कुठाव इनमें सबसे निराला लगता है। झीनी बीनी चदरिया के प्रकाशन के बाद बिस्मिल्लाह जी को हत्या की धमकियां बहुत मिली। बरसों तक इनका बनारस जाना इसी कारण नहीं हुआ। कुठाव के प्रकाशन के समय भी यह आशंका रही कि ऐसा फिर दोहराया जा सकता है। ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है। इस उपन्यास की चर्चा कम हुई, यह अखरता है। यह माना जाता है कि मुस्लिम समाज में जात पात नहीं है, सब बराबर हैं। कुठाव इस मान्यता की पड़ताल करता है। ऊंच नीच, जात पात, वर्ग वैषम्य कुठाव के विषय हैं। बहरहाल बिस्मिल्लाह जी विकट अखाड़ेबाज हैं, वाद विवाद संवाद के अचूक निशानेबाज। अब यह परंपरा समाप्त हो चली है। तर्क वितर्क की सार्थक अखाड़ेबाजी के इक्का दुक्का अवशेष जो बचे हैं, उसमें ये अप्रतिम है। बिस्मिल्लाह जी के अखाड़े में आपका स्वागत है। देखना यह है कि कौन किसको कितने दांव देता है और कौन किसे पछाड़ता है। बिस्मिल्लाह जी की तरफ से तो मैं निश्चिंत हूँ, आप सब मिलकर अपने को आजमा लीजिए। धन्यवाद। अशोक जी, आपसे निवेदन है, अभी आप यहीं बने रहें। हम अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का सम्मान करेंगे। तो भावना, आप यहाँ आ जाएं ये उपहार लेकर। वाह, बहुत ही खूब। आप लोगों को ये बताते हुए भी हमें खुशी हो रही है कि अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब की ताज़ा तरीन किताब स्मृतियों की बस्ती, जो कि उनके संस्मरणों की किताब है, वो प्रकाशित हुई है। तो मैं उसके लोकार्पण के लिए अनुरोध करूंगा कि वो किताबें लेके आएँ और यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी मुअज़्ज़िज़ मोहतरम मेहमान और मेज़बान उसका लोकार्पण करें। आप सबकी तालियां हो जाएं। बेहद शुक्रिया अशोक जी, आपका शुक्रिया। हम अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के साथ इस खुशगवार शाम में उनसे गुफ्तगू का सिलसिला
शुरू करने से पहले चाहते हैं कि आप उनकी कहानियों और उपन्यासों की एक झलक भी पालें ताकि बातचीत का लुत्फ़ भी बढ़ सके और आप अपने जहनों में उनकी पढ़ी गई बेहतरीन रचनाओं को इस अंश पाठ के ज़रिए रिकॉल भी कर सकें। चुनांचे पहले अंश के लिए मैं नेहा राय जी को मंच पर दावत देता हूं, जो आज यहां बिस्मिल्लाह जी की कहानी से इंतखाब किया गया एक हिस्सा पढ़कर आपको सुनाएंगी। नेहा राय पेशे से टीचर हैं, मगर आपका दिल मंच पर ज़्यादा लगता है। आप कॉलेज के दिनों से ही नाटकों की दुनिया से जुड़ी रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस, जामिया यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और आपकी आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो, स्टोरी टेल, एनबीटी पॉडकास्ट जैसे मारूफ प्लेटफॉर्म से वाबस्ता रही है। आगा हशर काश्मीरी के सीता बनवास में सीता का किरदार निभाने के साथ साथ टोबा टेक सिंह, मृच्छकटिकम के अलावा जॉन ऑसबोर्न के लिखे नाटक लुक बैक इन एंगर में आपने मुख्तलिफ किरदार निभाए हैं। नेहा राय जी। शुक्रिया तसनीफ़। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिस्मिल्लाह सर की क्लास में हूँ और उनकी क्लास में हूँ और पेपर प्रेजेंट करने वाली हूँ। और अमूमन जब भी हम पेपर प्रेजेंट करते थे या कोई विद्यार्थी नर्वस होता था तो सर कहते थे कि अरे डर क्यों रही हो, इतना नर्वस होने की क्या बात है, कोई खा थोड़ी जाएगा तुम्हें, शेर की तरह दहाड़ो, पढ़ो। तो मुझे लगता है कि वैसा ही महसूस हो रहा है। और शुक्रिया सर कि आपकी स्टूडेंट रही हूँ मैं, आपसे बहुत कुछ सीखा। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी अपनी बात में कि सर की क्लासेस बहुत डेमोक्रेटिक रहती थी। मतलब सर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे और हम कभी भी उनके ऑफिस में चले जाएं, बातचीत कर सकते, वहीं बैठा देते थे और हम खुलकर उनसे कुछ भी पूछ सकते थे। मुझे याद आता है एक बार बारिश हो रही थी और हम सबका समोसा खाने का मन था, तो सर ने कहा कि बारिश हो रही है, आज समोसा खाया जाए। तो हमने कहा हाँ सर बिल्कुल, लेकिन लेने कौन जाए। तो सर ने किसी तरीके से बंदोबस्त किया और कोई बारिश में गया समोसा लेने। तो हमने कहा सर बारिश में कौन जाएगा लेने, अरे जब बारिश हो रही है तभी तो समोसे का मज़ा है। तो मुझे लगता है कि हम जब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और ऐसे प्रोफेसर को ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब हम कॉलेज से आए हुए हैं तो बड़े नाइव, बड़े ही डरे डरे से रहते हैं। और एक ऐसा प्रोफेसर जो हमें खोल रहा था। और मुझे याद आता है कि पहला दिन था हमारा जामिया में और हमें सिलेबस मिला और उसमें लिखा हुआ था अब्दुल बिस्मिल्लाह तुलसीदास, मतलब तुलसीदास पढ़ाएंगे वो। तो पहली बार हमारी जो कंडीशनिंग है उसको झटका लगा। और यकीन मानिए तुलसीदास मैंने अब तक बिस्मिल्लाह सर से बेहतर कहीं नहीं पढ़ा। और जिस तरह से उन्होंने हमारे सामने तुलसीदास और हमारी क्लासेस को इनरिच किया है, मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर, हमारी कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए, हमें समृद्ध करने के लिए। और एक बहुत मज़ेदार है, सर को पान बहुत पसंद है। तो मुझे याद है कि हम कैंटीन में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे और सर पान खाते हुए वहाँ से निकल रहे थे और हमारे एक स्टूडेंट ने बोला सर हम भी पान खाएंगे। अरे पान खाओगे, अभी मंगाते तुम्हारे लिए। तो मुझे लगता है कि सर ने वो सारे दायरे जो एक प्रोफेसर होल्ड करता है अपने समय में, उसको तोड़ा। और बतौर अध्यापक सर आपने मुझे समृद्ध किया है। मैं जब अपने क्लासेस में जाती हूँ तो आपका एक हिस्सा मेरे साथ होता है। थैंक यू सर। और इसी के साथ मैं एक अंश पढ़ने जा रही हूँ, तीसरी औरत। किताब है शादी का जोकर। वे ना जाने कहाँ जन्मी थीं, ना जाने किस किस वातावरण में पली बड़ी, जवान हुई फिर प्रौढ़ हुई, न जाने कहाँ क्या करती थीं और न जाने कहाँ से आकर न जाने किस किस उद्देश्य से यात्रा कर रही थीं। मगर लगता था यही कि वो बचपन की हमजोली हैं और बहुत दिनों के बाद मिलने के कारण भांति भांति की बातें उनके बीच निकल आई हैं। अपनी सीटों पर बैठे हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि उनकी वार्ता का धारा प्रवाह आरंभ हो गया था। हालांकि उस डिब्बे में बैठा पुरुष वर्ग भी इस प्रकार के अयाचित रोग से ग्रसित था, क्योंकि धर्म, राजनीति, खेल और वातावरण समय के बारे में गंभीर चर्चा करने का एकमात्र सुअवसर लोगों को ट्रेन में ही मिल सकता है। लेकिन उन औरतों की वार्ता का विषय कुछ और ही था। इससे पूर्व कि उन औरतों के मध्य होने वाली वार्ता का विषय बताया जाए, एक घटना का जिक्र करना आवश्यक प्रतीत होता है। एक बार की बात है, एक उच्च शिक्षा प्राप्त महिला अपने कुलीग के घर आईं।
वहाँ पहुँचते ही उन्होंने ड्राइंग रूम में रखे टेलीफोन पर इस तरह झपट्टा मारा मानो वो टेलीफोन ना होकर कोई कोयल हो और वो महिला ना होकर कोई बाज हो। लेकिन हाँ, टेलीफोन उठाने से पहले उन्होंने अपनी कुलीग की पत्नी से पूछा, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? अरे अवश्य अवश्य, कीजिए इस्तेमाल। कुलीग की श्रीमती जी ने बड़ी उदारता के साथ उत्तर दिया और महिला महोदय के चेहरे को ध्यानपूर्वक देखने लगी, जहाँ एक विचित्र किस्म की परेशानी झलक रही थी। कुलीग की पत्नी ने सोचा कोई बात हो गई क्या, और रसोई में से उनकी बातें सुनने लगी। महिला महोदय ने टेलीफोन पर अपनी नौकरानी को डांटना शुरू कर दिया। देखो सुशीला, तुमसे कितनी बार कहा है कि उनको उड़द की दाल पसंद नहीं है और तुम हर बार उड़द की दाल ही पका डालती हो। खैर, आगे याद रखना। और देखो हाँ, वो आलू गोभी की सब्जी तो अभी कल बनी थी, आज कुछ और बना लेना। हाँ, एक काम करो, पालक बना लेना। घर में ना हो तो बाजार से ले आना। और हाँ, छत पर मेरा पेटीकोट पड़ा सूख रहा होगा, वो सूख गया हो तो उसे उतार लाना। और हाँ, तह लगा कर रख देना आदि। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो गई। क्षण भर में ही उनका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। तो उन औरतों की बातचीत का विषय भी लगभग इसी तरह था। शुरुआत शायद इस तरह हुई थी, आप कहाँ जा रही हैं? बनारस। और आप? मैं भी बनारस जा रही हूँ। आप रहने वाली कहाँ की हैं? फिर आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बिजनेसमैन हैं। और आपके? वो तो दफ्तर में क्लर्क हैं, मगर हेड क्लर्क हैं शायद। दफ्तर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। साहब का काम भी वही देखते हैं, उनके साथ दौरे पर भी जाते हैं। 8वीं सीट वाली औरत हर बात का जवाब कुछ ज़्यादा ही लंबे वाक्यों में दे रही थी। उससे पता चलता था कि उसकी स्थिति 7वीं सीट वाली औरत से ज़रूर कुछ नाजुक है। उसके चेहरे पर बहुत बेइत्मीनानी थी, जबकि 7वीं सीट वाली औरत आत्माभिमान से लबालब भरी हुई थी। इसीलिए वो लगातार प्रश्न किए जा रही थी। दिल्ली से चलकर गाड़ी जब मुरादाबाद पहुंची तो 7वीं सीट वाली औरत को प्यास लगाई। उसने अपनी डोलची में से थर्मस निकाला और स्टील के गिलास में पानी उड़ेलने लगी। आप पानी पिएंगी? उसने 8वीं सीट वाली औरत से फिर प्रश्न किया। है, मेरे पास भी है पानी, उसने जवाब दिया और सीट के नीचे रखी अपनी सुराही टटोलने लगी। फ्रिज का पानी पीते पीते ऐसी आदत बिगड़ी है कि दूसरा पानी अब अच्छा लगता ही नहीं। 7वें नंबर की औरत ने 8वें नंबर की औरत की सुराही को तीखी नज़र से देखते हुए कहा और गिलास का पानी गट गट पी गई। हाँ बहन, वो तो ठीक है, मगर मिट्टी के बर्तन में रखे पानी का मज़ा ही कुछ और है। 8वीं सीट की औरत ने जवाब दिया और अपने थैले से उसने प्लास्टिक का गिलास निकाल लिया। मगर फ्रिज तो भाई फ्रिज है, फ्रिज तो आपके घर में भी होगा। हम तो घड़े का ही पानी पीते हैं। फ्रिज का पानी हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं है, एक रोज़ पी लें तो ज़ुकाम हो जाता है। तभी गाड़ी ने एक ज़ोर की सीटी दी और डिब्बा हल्का सा हिला। फिर देखते ही देखते मुरादाबाद का स्टेशन आंखों से ओझल हो गया। सीट नंबर 9, 10, 11 और 12, 13, 14 आदि पर 6 की जगह जो 10-12 लोग बैठे थे, उनके दरमियान रामायण की चर्चा उस वक्त अपने पूरे शबाब पर थी। रामायण यानी वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य तथा तुलसीकृत रामचरितमानस की चर्चा नहीं, बल्कि टेलीविज़न पर चल रहे इस नाम के धारावाहिक की चर्चा। दरअसल ये किस्सा ही उस ज़माने का है जबकि चारों ओर रामायण का बोलबाला था, यानी रामायण युग। जबकि अपने कार्यक्रम तक लोग रामायण के आधार पर ही तय करते थे। उस समय के आपसी वार्तालाप का स्वरूप भी कुछ इस तरह होता था। कल रामायण के तत्काल बाद मुझे बनवारी के पान वाले के यहाँ मिलिए, मगर इतवार का कार्यक्रम ना रखें, बच्चे सब रामायण में फंसे रहते हैं। देखो सुनीता, कल तू सुबह सुबह ही आजा हमारे यहाँ, रामायण यहीं आकर देखना, मगर ज़रा जल्दी घर से निकलना, याद है ना कल धनुष टूटेगा। देखो भाई, कल तो मैं हिल नहीं सकता घर से, चाहे कोई लाख रुपए दे दे। रामायण है कि नहीं कल? तो उस वक्त काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के उस डिब्बे में भी रामायण की चर्चा शुरू हो रही थी और अवधि को अवधि, अति को अति और किंतु को किंतु बोलने वाले राम और सीता की हार्दिक प्रशंसाएं अभिव्यक्त की जा रही थी। अचानक 8वीं सीट वाली औरत ने एक बार अपने सहयात्री पर उचट्टी सी नज़र डाली और 7वीं सीट वाली औरत से बोली, अच्छा बताइए, ये सीता जी का रोल आपको कैसा लगा? अरे बहन जी, इसमें पूछने की क्या बात है,
कहीं मिल जाए सीता जी तो मैं उनके चरण पर गिर जाऊं। और आपके हस्बैंड को, वो तो बहन जी देखते ही नहीं टीवी, कहते हैं आंखें खराब हो जाएंगी। 7वीं सीट वाली औरत मुस्कुराई। शुक्रिया। शुक्रिया नेहा, आपने बहुत ही खूबसूरती से ये हिस्सा पढ़ा। अब मैं आप सब के सामने अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब के मैंने जितने भी नावल इस दौरान पढ़े उसमें मुझे ज़ाहिर सी बात है कि कुठाऊँ इसलिए भी बहुत पसंद आया क्योंकि जिस तरह से ये एक गलत फहमी अशराफिया की पैदा की गई गलत फहमी पे प्रहार करता है, उस पे हमला करता है, और जिस दिलेरी से और जितने इसमें खूबसूरत डिबेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि उन तमाम लोगों को जो फ़िक्शन को भी पसंद करते हैं या इस तरह की गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं, ये नावल पहली फ़ुर्सत में पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ एक छोटा सा हिस्सा इस नावल से ही जो कि मैंने इंतखाब किया है यहाँ पढ़ रहा हूँ, जिससे आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा होगा इस नावल की। वो लिखते हैं कि वे 3 थे, नईम, गौतम और आकाश। आकाश ने कहा, संस्कृत में जिसे छिद्र कहा गया है वही छेद हो गया है। सुन लो भाई, हम बात कर रहे हैं आसमान के छेद की और ये ले आए संस्कृत। संस्कृत में ओजोन लेयर को क्या कहते हैं? गौतम ने चुटकी ली तो नईम हंस पड़ा। बोला, वैसे कोई ना कोई फिलॉसफी तो होगी इस छेद की। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ आओ बैठो, नईम ने कहा। दोनों अंदर आकर मोढ़ों पर बैठ गए। उस कमरे में एक फोल्डिंग बेड था और 4 मोढ़े। एक कोने में मेज़ के साथ कुर्सी भी लगी हुई थी। किताबें दीवार में बने अलमारी नुमा खानों में पड़ी थीं। यहाँ छेद की फ़िलॉसफ़ी पर बहस हो रही है, गौतम ने उन्हें सूचित किया। वे दोनों ही लड़के मुसलमान थे, एक का नाम था रफ़ीक और दूसरे का सलमान। छेद की फ़िलॉसफ़ी बड़ी गहरी है, सलमान ने बड़ी गंभीरता से कहा। सभी लड़के उसकी तरफ गौर से देखने लगे। गौतम ने पूछा, कैसे? मैं बताता हूँ। आगे बात रफ़ीक ने बढ़ाई। छेद का ताल्लुक़ पूरे समाज से है। अरे बाबा, यहाँ ओजोन वाली छेद की बात हो रही है। वो तो हर कोई कर रहा है, मगर उससे होना हवाना तो कुछ नहीं है। हाँ, ज़रूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान ज़रूर हटा रहेगा। समाज के छेदों पर बहस छेड़ेंगे तो पैबंद लगाने के लिए पूरे मुल्क का कपड़ा कम पड़ जाएगा। थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सलमान ने बोलना शुरू किया। हमारे समाज का सबसे बड़ा छेद है जातिवाद, जिसे हिंदुओं ने तो समय रहते समझ लिया है, मगर हम मुसलमान हैं कि अभी तक न जाने किस छेद में दुबके बैठे हैं। मुसलमानों का जातिवाद से क्या लेना देना? मुसलमान तो मुसलमान, आकाश ने प्रतिवाद किया। रफ़ीक मुस्कुराया। वो नईम से मुखातिब हुआ, क्यों नईम भाई, क्या ये ठीक कह रहे हैं? नईम चुप रहा। मौनम स्वीकृति लक्षणम, आकाश ने विजयी भाव से कहा तो गौतम ने पहलू बदला। बोला, नईम इसलिए चुप है कि वो खां साहब का बेटा है, लेकिन हम जानते हैं कि मुसलमानों में भी जातियां हैं और उनकी स्थिति हिंदू जातियों से बहुत अलग नहीं है। गौतम ने बिल्कुल सही कहा। सलमान ने उत्साहित होते हुए कहा, मगर नईम भाई भी इस विचार से असहमत होंगे। ऐसा हमें नहीं लगता। बोलो नईम। रफ़ीक ने नईम को उकसाया तो वो थोड़ा खुंदक खा गया। बोला, हाँ है, मगर वैसा नहीं जैसा कि इन लोगों के यहाँ है। इन लोगों मतलब हिंदुओं? सलमान आवेश में आ गया। अरे नईम मियाँ, आप हैं कहाँ? किस मुल्क में रहते हैं आप? हिंदुस्तानी समाज में जितनी जातियाँ हिंदू समाज में हैं, लगभग उतनी ही जातियाँ मुस्लिम समाज में भी हैं। क्या आपको पता है कि मैं नाई हूँ और ये रफ़ीक धोबी है? मुसलमानों में कुंजड़े हैं, जुलाहे हैं, धुनिया हैं, चूड़ीहार हैं, मनीहार हैं, कसाई हैं, और तो और हेला भी हैं, यानी पाखाना साफ़ करने वाले, जिन्हें पहले मेहतर कहा जाता था और बाद में हलालखोर कहा जाने लगा। हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो यहाँ की हर उस जाति के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया जो हिंदू समाज में उपेक्षित थे, क्योंकि इस्लाम के हाथ में मसावात का झुंझुना जो था, मगर ये झुंझुना सिर्फ बजाने में अच्छा लगता था। देखो सलमान, इस्लाम के बारे में कुछ ना कहो,
नईम ने उसे रोका तो वो चुप हो गया। बात इस्लाम की है ही नहीं, रफ़ीक बोला, बात है समाज की, बात है जातियों की। अच्छा तो ये बताओ तुम लोग, गौतम ने बहस में रुचि लेते हुए पूछा, कि अगर हिंदू समाज की सभी उपेक्षित जातियों में से लोग इस्लाम की शरण में आ गए तो उनके पेशों का क्या हुआ? पेशे वही रहे, रफ़ीक तपाक से बोला। नाई नाई ही रहा और धोबी धोबी, सिर्फ उनके नाम बदल गए। रामू नाई रहमान नाई बनकर रह गया। जैसे रामू नाई ठाकुर साहब की चारपाई पर नहीं बैठ सकता था, वैसे ही रहमान नाई भी खां साहब या सैयद साहब की चारपाई पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और यही स्थिति अब भी है। फिर लोहारों, बढ़इयों और सुनारों का क्या हुआ? ये सवाल नईम ने पूछा तो रफ़ीक मुस्कुराया, बोला, इनको छांट छांट कर बहुत ही सम्मानजनक नाम दिए गए। लोहार हुए आहनगर और सुनार हुए जरगर, बढ़ई हुए तरखान या दरखान। ये नाम हमने तो कभी नहीं सुने। कश्मीर जाकर देखो, वहाँ थोक के भाव में जरगर मिल जाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो तरखान और दरखान नाम से भी बढ़ई मिल जाएंगे। नईम भाई, ये लोग रिसर्च करके आए हैं, इनसे उलझना बेकार है। आकाश ने बात टालते हुए कहा, चलो हम लोग छेद की बात पर लौटते हैं। शुक्रिया। अब मैं सवाल जवाब के सिलसिले के लिए मंच को संजीव जी और फैयाज़ वजी के हवाले करता हूँ। शुक्रिया। प्रिय मित्रों, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। अब दूसरा हिस्सा शुरू होने जा रहा है। मैंने सोचा कि इससे पहले मैं ही कुछ बोल दूं। कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ ये कि मैं विशेष रूप से श्री भाई अशोक माहेश्वरी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे राजकमल प्रकाशन समूह का, उससे जुड़े हुए तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ हृदय से। ये केवल शब्द नहीं है कि उन्होंने यह आयोजन किया अपने एक लेखक के लिए, और वो भी कोई बहुत महान लेखक नहीं हूँ, मैं एक अदना सा लेखक हूँ जिसके लिए इतना भव्य आयोजन किया और इतने लोग यहाँ आ जाएंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि, लेकिन लोग आए। तो आप सब लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए। इसके बाद बाहर एक बात हुई जब मैं आया, तो मैंने कहा अंदर ही रहस्य उद्घाटन करूँगा, क्योंकि यहाँ सुनने वाले इक्के दुक्के हैं, वहाँ बहुत लोग होंगे, क्योंकि वह प्रश्न गणितीय था और है। पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी किताब। एक शिलीमुखी नाम से एक सज्जन ने प्रेमचंद पर आलोचनात्मक किताब लिखी थी, चीज़ तो ज़रूर पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद की एक कहानी, शायद सवा सेर गेहूँ को लेकर के कितना वो उधार देता है, फिर मिलता कितना है, जोड़ का बताता कितना है, इसको आधार बनाकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि प्रेमचंद को गणित नहीं आती।
तो गणित का ही प्रश्न है ये कि गणित के अनुसार मैं 76 वर्ष का हो गया, क्योंकि मेरी पुस्तकों पर जो जन्म तिथि छपी है वह है 5 जुलाई सन 1949। तो गणित के छोटा मोटा विद्यार्थी अगर जोड़ेगा तो 76 साल का हो जाएगा। अब तो 75 क्यों? इसलिए कि वह वास्तविक जन्मतिथि नहीं है, वह अध्यापक द्वारा दी गई जन्मतिथि है। मेरी वास्तविक जन्मतिथि 3 अगस्त 1950 है। तो इस प्रकार मैं अब जाकर 75 वर्ष का हुआ हूँ। इसलिए इसके लिए राजकमल प्रकाशन को दोष न दें कि उन्हें गणित नहीं आती। बस इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 परीक्षक हैं, मैं विद्यार्थी हूँ, ये मेरी परीक्षा लेंगे। परीक्षा लीजिए। ये तो खैरियत है कि आपने कहा परीक्षा लीजिए, नहीं तो धन्यवाद ज्ञापन कर चुके थे, लोग उठ जाते। अच्छा, जब अशोक जी कह रहे थे कि उनके कमला नगर वाले घर पे गए तो थोड़ी देर में आलथी पालथी मार के कुर्सी पे बैठ गए, तो मैंने यहाँ की कुर्सी का साइज देखा और मैं निश्चिंत हुआ कि इस पर पालथी नहीं मारी जा सकती। अरे भाई, वो घर था, वो घर में बैठा हुआ था, ये घर थोड़ा है। कोई नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मतलब मेरे लिए आश्चर्यजनक खबर थी कि अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब 75 के हुए हैं। नहीं तो जितनी किताबें हैं, पूरा रचना संसार देखिए तो लगेगा 90 से कम तो क्या हुए होंगे, है ना। तो आप लोगों को एक दूसरी बात से भी आश्चर्य होगा कि मैं अब्दुल बिस्मिल्लाह से डरता हूं। इनसे भी कोई डर सकता है, आप सोचिए। और डरता क्यों हूं उसका कारण है, हर चीज के बारे में बड़े परफेक्शनिस्ट हैं। 2 इंसिडेंट्स बतलाता हूं आपको। मतलब उसमें डरने का कारण अभी इनको नहीं पता होगा, मुझे पता है सिर्फ। कहीं भाषण चल रहा था, मैं इनके बगल में बैठा हुआ था, तो भाषण पढ़ने वाले ने गफलत शब्द का इस्तेमाल किया एक जगह। तो ये बोले कि बताइए, ये इसको गलतफहमी के अर्थ में कह रहे हैं। गफलत का मतलब तो लापरवाही होता है। अब असलियत क्या थी कि वो जो भाषण पढ़ा जा रहा था वो अंग्रेजी से हिंदी तर्जुमा मैंने किया था। तो गफलत शब्द का जो गलत अर्थ है वो मेरा ही था, और ये मुझे से कह रहे थे कि बताइए गलतफहमी के अर्थ में किया। और मैं समझ गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग वाले सेंस में ही मैंने गफलत शब्द को वहाँ इस्तेमाल किया था। एक और मौका ऐसा था, भाषण में कहीं मैं जाके इनके बगल में बैठ गया, सुनतन संग बैठी बैठी वाला हिसाब था। तो जहाँ देखा कि अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं, बगल में बैठ गए। तो भारतेंदु के लेख की बलिया भाषण की चर्चा आई। तो भाषण देने वाले ने कहा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु के बलिया भाषण का शीर्षक है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं है, ये शीर्षक नहीं है। तो मैंने कहा कि यही तो है सर, और क्या है। तो बोले नहीं, शीर्षक है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और मैंने देखा बाद में यही ओरिजिनल शीर्षक था। तो अब इनसे सवाल करने में ये पता चला कि सवाल मैंने किया, ये कहेंगे ये क्या सवाल हुआ, आपने तो सवाल ही गलत कर दिया है। तो पहला सवाल मैं कर रहा हूं जिसका जवाब यही होगा कि यह क्या सवाल हुआ, कि क्या आपको बेहतर लगता है इस मौके पर मैं आप पर भाषण देता हुआ अच्छा होता है, या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ये बेहतर है। सवाल करेंगे ये अच्छा, सवाल करेंगे ये बेहतर है। चलिए, ये तो बहुत ही छोटे में निकल गया। मतलब इतना छोटा छोटा अगर आप जवाब देंगे तो पता चला कि हमारी बातचीत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। भाषण बहुत लंबा हो जाता है कई बार। हाँ, अभी एक इंटरव्यू हुआ मेरा, उसमें इंटरव्यू देने वाला इतना बोल रहा था कि जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। वो बोले जा रहा है, मैं चुप बैठा हुआ हूँ।
मैंने सोचा कि इंटरव्यू पता नहीं मेरा हो रहा है या इनका हो रहा है। तो आप प्रश्न पूछिए। तो मैंने कहा था ना कि देखिए कितना खतरा है, तुरंत ये। अच्छा, मैं जो पहला सवाल मेरे जहन में है, ये इस परफेक्शनिस्ट वाले मसले को ही लेके आ रहा हूँ कि इनके यहाँ जो डिटेल्स आते हैं बहुत गजब का उसमें सद्भाव है, और वो डिटेल्स कितनी तरह की दुनियाओं के हैं। बहुत अलग अलग तरह की पृष्ठभूमि के लोग, बहुत अलग अलग तरह के पेशों के लोग, बहुत अलग अलग तरह के कस्बों, नगरों, महानगरों के लोग, और उन सब की गतिविधियों के बारे में जो इनके ब्यौरे हैं वो बहुत ही विश्वसनीय लगते हैं। मतलब मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूँ, चूँकि कथा साहित्य को ही पढ़ता रहा हूँ तो कथा साहित्य के बारे में मुझे अंदाज़ा है कि ये डिटेल्स का परफेक्शन ऐसे ही नहीं आता है। अपने किसी दोस्त कथाकार से मैंने एक बार कहा कि इस मौके पर जो आपने इतना रहस्यवाद फैलाया है, क्या वहाँ देखा नहीं था उस जगह को? तो जवाब आया कि हाँ, सचमुच देखा नहीं था। इसीलिए भाषा का कुछ ऐसा धुंधलका क्रिएट किया है कि मुझसे वो डिटेल्स की ईमानदारी की कोई मांग ना करे। तो मैं सबसे पहले एक बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल किस्म का आपका स्टेटमेंट चाहता हूँ कि कितनी तरह की ज़िंदगियों में और कैसे कैसे झांकते आए हैं आप। जैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से ये दिक्कत होती है, मैंने कहानी लिखने की कोशिश की है, बहुत असफल कहानीकार हूँ। अच्छा किया तो हाँ, अरे लिखी है और उसकी दिक्कतें वही तो शेयर कर रहा हूँ कि उसमें होता ये है कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है जहाँ मुझे किसी दफ्तर का, किसी बस्ती का, कहीं किसी ऐसी जगह के ब्यौरे देने हैं जो मैंने देखा ही नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ उसके बारे में, तो वो जगह छूट जाती है फिर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपके व्यक्तिगत जीवनानुभव में ऐसा क्या है कि ऐसे बहुत सारे मौके जो हैं उनमें बहुत विश्वसनीय ब्यौरे आते हैं। इससे शुरुआत करते हैं बातचीत की। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मेरा जीवन एक रेखीय नहीं रहा। आमतौर पर ये होता है कि एक बच्चा जन्म लेता है, जिस परिवेश में, उसी परिवेश में पलता बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, आगे बढ़ता है, फिर नौकरी में चला जाता है, फिर लेखक भी बन जाता है, लेखक भी बन जाता है, और फिर तरह तरह का लिखता है, और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या तीर मार रहा है। तो वो हवा में तीर होता है। मेरा जीवन एक रेखी नहीं रहा। अब देखिए, पुस्तक में, सब पुस्तक में छपता है जन्म, तो गांव का नाम छपा है बला, इलाहाबाद ज़िले के बलापुर नामक गांव में। तो गांव में जन्म ही तो हुआ है सिर्फ। बलापुर को देखा कहाँ मैंने। जो सूचना है मुझे, जो सूचना मुझे मिली, क्योंकि सूचना ये मिली कि जब मेरी आयु 2.5 वर्ष की थी, तभी मेरे माता पिता मुझे लेकर गांव छोड़ चुके थे। यहाँ ये भी बता दूं कि मेरे पिता तो इलाहाबाद के थे, बलापुर गांव के, लेकिन मेरी माँ जो थी वो वहाँ की नहीं थी। मेरी माँ मध्य प्रदेश की थी। और रावी लिखता है उपन्यास, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा। वो मेरे पिता की चौथी पत्नी थी, जिनसे मैं पैदा हुआ हूँ। इस्लाम का पूरा पालन किया है, 4 शादियाँ की।
कोई संतान नहीं, मैं अकेली संतान, जिसके बारे में भी ये था कि मेरी माँ को यह विश्वास नहीं था कि ये जीवित रहेगा कि नहीं, क्योंकि मुझसे पहले जो 2 बच्चे पैदा हुए थे वो 1 वर्ष से अधिक कोई जिया नहीं, दोनों मर गए। मेरे अपने जन्म की कहानी रावी लिखता है, मैं लिखी है, इसलिए वो दोहराऊंगा नहीं। रावी लिखता है, पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ी है तो जाहिर है कि ऐसे बच्चे के बारे में ख़तरा महसूस करती होगी स्त्री, क्योंकि उनको था कि ये भी मर जाएगा। तो 2.5 वर्ष की उम्र, वह गांव में लोग जो उत्तर प्रदेश के गांव में रहते हैं उनको पता है कि घर होते थे, घर के ठीक बाहर कुआं होता था, तो हमारे घर के सामने भी कुआं था और उसमें कोई मेड़ वगैरह उसमें नहीं थी, जो मुंडेर टाइप, उसमें कोई कुएं पर वो के चबूतरा तो था, मुंडेर नहीं थी, और मैं उस पर खेल रहा था और गांव की कोई लड़की पानी भरने आई थी और देखा कि खेलते खेलते मैं कुएं की तरफ, और लड़की ने फ़ौरन वो छोड़ दिया, अपना रस्सी फस्सी छोड़ कर मुझे पकड़ कर, मैं आधा मुझे सूचना मिली कि आधा मैं कुएं के अंदर लटक चुका था, पैर पकड़ कर उसने खींच लिया और मैं आवाज़ दी, चिल्लाई और कहा भी तो गिर जाता अंदर, मर गया होता। मेरी माँ ने कहा कि हम ऐसी जगह रहेंगे नहीं जहाँ कुआं हो, तो मर जाता है। रोने लगी, मेरे जिद पकड़ लिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, मध्य प्रदेश चलो। तो 2.5 वर्ष की अवस्था में ही मुझे लेकर मध्य प्रदेश चले गए। तो अब मैं मध्य प्रदेश में पहुंचा, वो भी ऐसा इलाका मध्य प्रदेश का जो अत्यंत पिछड़ा हुआ आदिवासियों का इलाका। पहले वह मंडला ज़िले में पड़ता था, अब वो खुद ज़िला बन गया है, डिंडोरी। जबलपुर और अमरकंटक के बीच में, जबलपुर से करीब 140 किलोमीटर पर डिंडोरी है। तो डिंडोरी ज़िले का एक गांव, बीच में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के उस तरफ डिंडोरी, इस तरफ गांव जिसका नाम हिनौता। जहरबाद उपन्यास भी आत्मकथात्मक है, जिसमें वहीं का जीवन है। उस पूरे गांव में मुसलमानों के सिर्फ 2 ही घर थे, एक मेरी नानी का और एक हम। जब चले गए तो हम कुछ दिन तक तो नानी के यहाँ शायद रहे, बाद में फिर एक अलग बनाकर वहाँ रहे। अब देखिए कि मैं बड़ा हो रहा हूँ जब, तो क्या देख रहा हूँ मैं बलापुर तो नहीं देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का बलापुर, इलाहाबाद ज़िले का बलापुर, जहाँ आम के बाग, अमरूद के बाग मशहूर, हाँ, खेत लहलहाते हुए, वहाँ जो जंगल, पहाड़, नदियाँ, झरने, अधनंगे लोग हैं। पैसा किसी के पास नहीं होता था, अनाज होता था सिर्फ। वो रविवार को एक दिन बाज़ार लगता था डिंडोरी में, तो लोग अनाज लेकर डिंडोरी जाते थे। अनाज बेचकर उस पैसे से नमक ज़रूर खरीदना है, मिट्टी का तेल ज़रूर खरीदना है, दीपक जलाना है, और जो ज़रूरी चीज़ें होती थी, हल्दी मिर्चा वगैरह, उसी से खरीदा, ख़त्म पैसा। अब इनके बीच मैं रहा, हाँ, और उन गलियों
मैं घूमता था, दुबला पतला 1.5 पसली का शुरू से था, दौड़ता था, गिरता था बहुत, इतनी चोटें लगी हैं मुझे कि बहुत दिनों तक उनके जख्म दिखाई पड़ते थे, अब तो भर हो गए होंगे। और वो गलियां भी क्या थी, ऊबड़ खाबड़ गलियां, और एक गली को दूसरी गली काट रही है, दूसरी गली को तीसरी गली काट रही है। इसीलिए जब सूरदास को पढ़ते हैं जब, तो सूरदास का शब्द आता है, राधा से जब पहली बार कृष्ण मिलते हैं तो दोनों के बीच जो प्रश्नोत्तर होता है, तो राधा कृष्ण से पूछ रही है और कृष्ण और राधा से बात कर रहे हैं। तो कृष्ण पूछते हैं कि कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी ना ही कबहू यही खोरी। एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लेक्चर दे रहा था, तो मैंने पूछा कि खोरी शब्द का अर्थ क्या है। सब अध्यापक थे, रिफ्रेशर कोर्स था, सब डिग्री कॉलेज और महाविद्यालयों के अध्यापक। मैंने पूछा खोरी क्या है, सूरदास ने लिखा है देखी ना ही कबहू यही खोरी। तो लोगों ने कहा गली, मैंने कहा रॉन्ग, मैंने कहा गलत, मैंने कहा वो खोरी के खास तरह की का रास्ता है, हाँ वो गली नहीं है, वो बनारस की गली नहीं है। वो गलियाँ तो पुरानी दिल्ली में भी हैं, लेकिन उन्हें खोरी नहीं कह सकते हम। हाँ वो उस ज़माने के ब्रज में जो रही होंगी वो खोरी उसे कह रहे हैं सूरदास। तो अगर नहीं देखी है खोरी तो आप गली लिखेंगे। हाँ तो कहने का खोरी हमने देखी, इसलिए मैं खोरी जानता हूँ। अब इससे अनुमान लगा दीजिए कि कितने शब्द जानता होऊंगा मैं। हाँ? और उन शब्दों के निहितार्थ क्या हैं, वास्तविक अर्थ क्या है, भाव क्या है। तो अब इन जंगलों, पहाड़ों, नदियों, झरनों, इनसे मैं अब ये जीवन है मेरा, चल रहा है। अब जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे पिता को चिंता हो गई कि, क्योंकि मेरे पिताजी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, उर्दू जानते थे, फारसी जानते थे, कुरान पढ़ा था तो अरबी भी कह सकते हैं। वैसे कुरान पढ़ने का मतलब नहीं कि अरबी की जानता है कोई, हाँ, लेकिन बहरहाल हिंदी भी सीख ली थी। लेकिन उनको चिंता हो गई कि ये बड़ा हो रहा है, पढ़ाएंगे कहाँ इसको। ले जाकर डिंडौरी में एक स्कूल था, लेकिन नर्मदा क्रॉस करके जाना है। तो गर्मियों में तो नर्मदा को पैदल क्रॉस कर लेते थे, पानी सूख जाता था जगह जगह। लेकिन बाकी दिनों में एक ही पुल था जो कई मील आगे था, जहाँ से घूम कर जाना पड़ता था, साधन कोई नहीं। तो मेरे पिता चूँकि कुछ दिनों तक जंगल विभाग में नौकरी कर चुके थे, तो उनके कुछ संबंध रहे होंगे अधिकारियों से, तो गांव में मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पिताजी ने स्कूल खुलवाया। स्कूल खुलवाया और एक अध्यापक की नियुक्ति हो गई। अब स्कूल नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। अध्यापक ने कहा जाना कहाँ है, कहा हिनौता नाम के गांव में चले जाना है। और मेरे पिताजी को लोग मुंशी जी कहते थे, पढ़े लिखे लोग मुंशी कहलाते थे। कहा बस मुंशी जी के यहाँ चले जाना है। अब वो मुंशी जी के यहाँ आ गए, अब हमारे यहाँ। अब जब नाम लिखाने के लिए अब पहले तो उनके रहने की व्यवस्था गुरुदेव की, फिर खैर वो तो हो गई। फिर ये हुआ कि स्कूल पढ़ाई कहाँ होगी, तो एक
कोटवार एक पद होता था, कोटवार, वो एक आदिवासी सब थे। वो कोटवार ने अपना एक कमरा, उसमें लकड़ी और उपले कंडे वगैरह, कंडे उपले नहीं, ये उपला कंडे में, उपले में फ़र्क है, कंडा उपला में। तो वो खाली कर दिया, कहा इसी। अब बच्चे ही नहीं, कोई बच्चा, कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम लिखाने को तैयार नहीं। कहीं पढ़ेगा तो हमारा घर का काम कौन करेगा। तो ये हुआ कि ताना मारते थे लोग कि पढ़ाना है अपने बेटे को तो अपने बेटे का नाम लिखाओ। अब मेरी उम्र सिर्फ 4 साल, इसीलिए वो 5 साल किया करने के चक्कर में 1 साल उम्र बढ़ाई गई। और चूँकि मैं, और वो जो जगह थी उसको वहाँ पहुँचने के लिए 2 घाटियाँ चढ़नी उतरनी पड़ती थी और एक नदी जंगली पार करनी पड़ती थी। तो मास्टर साहब मुझे आते थे सुबह, कंधे पर बैठा कर ले जाते थे स्कूल और शाम को घर छोड़ते थे। अब ऐसा जीवन, ऐसा बचपन ही जिसका गुजरा हो, आप कल्पना कीजिए कि वो उसको क्या क्या नहीं पता होगा, क्योंकि वो भोगा है भाई, जिया है उसको हमने। हाँ, और अभी 10-12 साल की उम्र हुई कि माँ का निधन हो। अब माँ का निधन हो गया, पिताजी की आज़ादी मिल गई, वो लेकर भागा इलाहाबाद, बलापुर। अब वो छूट गया, तो वो छूट ऐसे थोड़ा गया। अगर छूट गया हो तो ज़ाहिर बात कैसे पैदा होता। हाँ, अब अभी बलापुर में हम जम ही रहे थे, अवधी बोलना सीख ही रहे थे, अवधी कल्चर और उसको जान रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि तभी पिताजी का निधन हो गया। अब वो बलापुर भी छूट गया। चौथे दिन घर से निकाल दिया गया मैं। अब उसके बाद कहाँ गया जाऊँ मैं, पैसे हैं नहीं, कभी कुछ दूर पैदल, कुछ दूर ऐसे चलते फलते किसी तरह से एक विदाउट टिकट ट्रेन में बैठ कर मिर्ज़ापुर पहुँच गया। मिर्ज़ापुर ज़िले के एक कस्बे में मेरे पिता की जो तीसरी पत्नी थी, उनकी बेटी ब्याही थी। तीसरी पत्नी उनकी हिंदू थी। वो अब मिर्ज़ापुर चला गया। अब बताइए, अब मिर्ज़ापुर में पढ़ाई फिर से शुरू हुई 1 साल बाद। अब वो मिर्ज़ापुर ज़िले का अंचल और पूरा उस इलाके का जो कुठाओं में है, उसमें वो मिर्ज़ापुर। आप सोचिए कि इतनी जगहों पर फिर लास्ट में आए इलाहाबाद एमए करने के लिए। यानी बताइए कि जन्म से लेकर और इतने दिनों तक एक जगह बैठकर मैं, एक जगह रहने की नौबत ही नहीं आई। हाँ, भाग ही रहा हूँ, भाग ही रहा हूँ। अब भी भाग ही रहा हूँ लगता है। तो ये, तो इसके इतने रूप देखे हैं मैंने, इतने रंग देखे हैं मैंने, इतनी छवियाँ देखी हैं मैंने, कि वो सब भरा हुआ है सब। जैसा समय आता है जब लिखता हूँ, वो सब कागज़ पर आ जाता है अपने आप। बस भाई, आपको उपन्यास पर कुछ सवाल? बहरहाल सर ने एक ऐसी भूमिका बांध दी है कि मेरे लिए मुश्किल ये आन पड़ी है कि गोयम मुश्किल बगैर न गोयम मुश्किल वाला मामला हो गया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सवाल करूं और फिर मुझ पर भी वही इल्ज़ाम आए कि ये सवाल करने वाला ही ज़्यादा बोल रहा था। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक संदर्भ ज़रूर रखूं और उसको सवाल की तरह ले सकते हैं आप, और फिर मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें। दरअसल अब्दुल बिस्मिल्लाह को पढ़ना मेरे नज़दीक इसलिए बहुत अहम हो जाता है और बहुत बामानी हो जाता है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ या हम जैसे लोग जहाँ से आते हैं, वहाँ हमने देखा है कि धार्मिक संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं। और जब धर्म को व्याख्या करने की बारी आती है, हालांकि मैं यहाँ पे माफ़ी भी मांग लेता हूँ कि यहाँ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो जब धर्म को व्याख्या करने की नौबत आती है तो कभी हमारे यहाँ ख्वाजा हसन निज़ामी
जैसा अभी तसनीफ भाई एक अंश पढ़ रहे थे तो उसमें हेला का जिक्र किया उन्होंने। तो उस तरह से किताब लिखते हैं हलाल खोर, जहाँ हमें बताया जाता है कि हलाल खोर ये होते हैं, फ़लाँ प्रॉफिट से उनका ये रिश्ता है। इस तरह की तमाम बातें जैसे बहुत कोई बड़ी मतलब एक तरह से कारनामा हो, बड़ी अहम जाति हो, या उनके साथ बड़ी सारी सिफतें लगा दी गई हों, उनकी अपनी खूबियाँ हों। लेकिन वही ख्वाजा हसन निज़ामी फिर लिख देते हैं कि लेकिन इनसे शादी तो नहीं की जा सकती, लेकिन इनको ये ओहदा तो नहीं दिया जा सकता। इस तरह की बातें होती हैं। फिर आपने एक बहुत मशहूर किताब का नाम सुन रखा होगा, बहिश्ती ज़ेवर, जहाँ जो हमारे यहाँ एक रिवाज रहा है कि लड़कियों को शादी के बाद मतलब तोहफे में गिफ्ट के तौर पर दिया जाता रहा है। उसमें भी तमाम मसावात, जिसको सर ने कुठाओं में कहा भी है मसावात का झुंझुना, कि मसावात के नारे लगाए जाते हैं तमाम तरह से कि हर मुसलमान बराबर है। लेकिन वहाँ भी फिर स्टैंड यही लिया जाता है कि ये बिरादरी इस बिरादरी से शादी नहीं कर सकती, ये इस तरह के कैटेगरी में आते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें जो धर्म की व्याख्या के नाम पर छुपा ली गई थी। और उसमें भी दिलचस्प पहलू ये है कि हमारा उर्दू साहित्य, जिसको किसी भी वजह से मतलब गलत फहमी के बिना पर यह मान लिया गया कि ये मुसलमानों का साहित्य है या मुसलमानों की ज़बान उर्दू है, आप कह सकते हैं। तो बहरहाल वहाँ भी आटे में नमक के बराबर भी ये मसला आपको नहीं मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी पिछले दिनों एक फ़िल्म आई थी धड़क, हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा हो, धड़क 2। उसमें मैंने ये देखा कि ठीक है वो एक हिंदुओं के यहाँ जो कास्ट व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है उस पर है, लेकिन एक अंसारी का किरदार है, बहुत छोटा सीन है और इस तरह से वो फिल्म तक वो मसला पहुँचा है। तो मेरा ये इन सारी बातों को कहने का मकसद ये है, जिसको मैं संदर्भ के तौर पर दे रहा हूँ सर के सामने, कि इतनी बड़ी सच्चाई जिसको किसी धार्मिक इदारों ने छुपा लिया, या हमारे यहाँ ये नारा लगाया गया जिसको आपको मसावात का झुंझुना कहा, जब आप उसका बयानिया लिखते हैं, जब आप उसका नरेशन देते हैं हमें, तो हमें बड़ी हैरत होती है कि एक हलाल खोर की वो डिटेलिंग जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, जिसको परफेक्शन कहा जा रहा है, वो सारी डिटेलिंग मुझे लगता है कि शायद जब तक फील्ड में ना उतरा जाए तब तक नहीं आ सकती। ये मरहला कैसे सर किया होगा आपने? इस सवाल को अगर शुरू इस तरह से किया जाता कि आपको यह बात कब समझ में आई कि मुसलमानों में जातिवाद है, पहला सवाल तो ये बनता था। ये बहुत बाद का सवाल है, हलाल खोर। पहला सवाल ये होना चाहिए था कि आपको ये बात कब समझ में आई कि मुस्लिम समाज में जातिवाद है। लेकिन खैर नहीं पूछा, लेकिन मैं बोलूँगा। बोल दीजिए, सवाल नहीं पूछेगा जवाब दे दीजिए। जैसा कि अभी मैं कह रहा था, बताया मैंने कि भिन्न भिन्न जगहों में रहा। बचपन में मैं मध्य प्रदेश में बता चुका हूँ। इतना तो मैं जानता था कि चूँकि आदिवासियों के बीच था तो आदिवासियों में भी जातियाँ हैं, जातियाँ गोंड, कोल, बैगा, भील, तमाम तरह की जातियाँ। लेकिन वहाँ जहाँ मैं रहता था तो अच्छा ये पता नहीं क्या चक्कर है, मध्य प्रदेश में जितने मुसलमान मिलेंगे ज़्यादातर उनके अपने नाम का आगे खां लगाते हैं, वो खां लिखते हैं। हमारे लेखक शादी भी गुरशेर अहमद खां थे, तो ज़्यादातर खां ही मिले वहाँ मुझे, मुसलमान। अच्छा मुझे नहीं पता था ये खां कोई जाति है। हाँ, मेरे मामू एक थे तो वो भाई उनके नाम का एक खां लगा हुआ है, जिसको देखो वही खां। मैंने कहा ये खां 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 सब खां है। तो हमें पता ही नहीं चलता था कि मुसलमानों में ये होगा कुछ खां। हाँ नहीं पता चला। अब साहब बिल्कुल नहीं पता चला। तो इसलिए कि जातियाँ क्या होती हैं मुसलमान।
जब आ गए लौट कर इलाहाबाद, बेलापुर आ गए, तब भी मेरा जीवन था। मैं तो जिंदा रहने के लिए ही संघर्ष कर रहा था। पिता बीमार पड़ गए, उनकी देखभाल करना, फिर मर ही गए पिता। हुआ क्या, हालांकि जिसने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो ये घटना मुखड़ा क्या देखे उपन्यास में है। एक बार क्या हुआ कि जब गांव में उत्तर प्रदेश वगैरह में गांव में जब शादी वगैरह होती है तो पूरे गांव को न्योता दिया जाता है, दावत दी जाती है, और जिसके घर में शादी हो रही है पूरे बिरादरी को दावत दी जा रही होती है। तो मुसलमानों के यहाँ भी था, तो किसी मुसलमान की शादी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना बस याद है कि वो जैसे ब्राह्मणों की शादी है तो सारे ब्राह्मण एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, हाँ? ठाकुर एक साथ बैठ कर खाना खाएंगे, उसमें भी है ठाकुर एक साथ खाएंगे। कायस्थों को अलग खिलाया जाता था, वो भी ब्राह्मण के साथ नहीं खाते थे। ये भी सुन लीजिए, हिंदुओं में भी है। और वो जो सो कॉल्ड दलित वगैरह होते थे, उनका तो लास्ट में नंबर आता था, अब वो अलग बैठ कर खिलाए जाते थे। और गांव में सिवा ज़मींदार अगर है कोई या धनाढ्य मुसलमान है तो उसको तो थोड़ा सा इज्जत दी जाती थी, है। लेकिन बाकी जो जातियां हैं जो कुठाओं में, ये दलितों के बराबर ही हैं। जहाँ दलित बैठते थे थोड़ा सा इतना सा गैप देकर वहीं मुसलमानों को बैठा दिया जाता था, हाँ। बहरहाल, लेकिन एक जगह मुसलमानों की शादी है तो सारे मुसलमान एक पाँच में खाना खा रहे हैं। अब एक सज्जन वहाँ भड़क गए, वो मुखड़ा क्या देखे उपन्यास में वो घटना है। एक सज्जन भड़क गए, खड़े हो गए और ऐसे देखकर एक आदमी की तरफ कहा कि इसने गैर जात के लड़की से शादी की है, इसको इसमें हमारे साथ क्यों बैठा दिया गया, इसके साथ बैठ के हम खाना नहीं खाएंगे। ये मेरे लिए जैसे हथौड़े के तरह लगा कि यार ये तो सभी मुसलमान हैं। जब सब मुसलमान हैं तो ये कौन सा ऐसा मुसलमान आ गया। वहाँ से ये मेरे अंदर घुसी बात, मैंने कहा ओ, तो ये रोग बहुत गहरा है, और ये रोग ये मुसलमानों में भी घुसा हुआ है। ये दिखता नहीं, ऊपर से दाढ़ी उड़ी रख लिया, टोपी लगा लिया, नमाज पढ़ लिया और ठीक है मुसलमान हैं, अरे इसका मतलब कुछ है। तब से तो मैंने वहीं से खोजबीन मेरी शुरू हो गई। तो शुरुआत तो वहाँ से हुई है, हाँ। और वहाँ से शुरुआत हुई तो लगा मैं देखने, मैंने कहा कि वो, उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें काफ़ी उजागर होने लगीं। बहुत ज़्यादा उजागर तब हुआ जब मैं एमए करने के बाद रिसर्च करने लगा, पीएचडी की, डीफिल की डिग्री जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। विषय मेरा ऐसा था कि मध्यकालीन हिंदी काव्य में सांस्कृतिक समन्वय। जगदीश गुप्त मेरे गुरु, जिनसे बड़े झगड़े मेरे, बड़े मतभेद। जगदीश गुप्त कहते थे कि, मैंने कहा समन्वय क्या, किस चीज़ का करूं, समन्वय चाहते हैं आप,
तो कहते थे हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय जो मध्यकाल में हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट कविता पर पड़ा। मैंने कहा संस्कृतियां हिंदू मुसलमान नहीं होती। मैंने कहा संस्कृतियां हिंदू मुसलमान नहीं होती। जैसे भाषा का कोई धर्म नहीं होता कि ये हिंदुओं की भाषा है, ये मुसलमानों की भाषा, वैसे ही संस्कृतियां तो भौगोलिक होती हैं। एक भूगोल की एक संस्कृति है, एक इलाके की एक संस्कृति है, वहाँ जितने लोग रहते हैं। अगर आप मुस्लिम संस्कृति कहेंगे, हिंदू संस्कृति कहेंगे, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर भारत के मुसलमान और अरब के मुसलमान और चीन के मुसलमान और जापान के मुसलमान, सबकी संस्कृति फिर एक होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। अब वहाँ लेकिन वो तो अब अड़े हुए हैं गुरुदेव। लेकिन उस चक्कर में मैंने जातियों का जो मध्य का हिस्ट्री की किताबें पढ़ने लगा। अब इतिहास की किताबों में जब घुसा मैं, तो ये आज नहीं, ये बहुत दिन से इस बात पर जोर दिया गया कि धर्म परिवर्तन पर रिसर्च होनी चाहिए। तो धर्म परिवर्तन पर जगदीश गुप्त का बल था कि धर्म परिवर्तन पर, तो धर्म परिवर्तन ढूंढता था इतिहास की किताबों में। उन इतिहास की किताबों में जब देखने को मिला, मुझे पढ़ने लगा, मैं पढ़ने लगा, तो कैसे कैसे किस किस क्षेत्र में, किस किस इलाके में धर्म परिवर्तन जो हुए हैं, वहाँ कैसे कैसे हुए हैं, और कैसे कैसे मुसलमान तो होते चले गए लोग हैं। लेकिन जैसा कि लिखा है मैंने, एक्चुअली जाति का पूरा कंसेप्ट, जाति की पूरी अवधारणा ही जो है पेशे पर आधारित है। मुख्य रूप से जो बाल काटने का पेशा करता है, नाई, उसको कहा नाई है, हज्जाम नहीं उसको। देखिए ये बहुत अजीब बात है। संस्कृत में भी बड़े सुंदर सुंदर नाम दिए गए हैं हाँ जातियों को। हाँ, और मुसलमानों ने क्या काम किया है कि उन्होंने भी बड़े अरबी फारसी से ला ला कर नाम दिया। नाई नहीं, हज्जाम कहिए, है ना, हज्जाम, है ना। तो अब आप देखिए कि एक सुंदर सा नाम होना चाहिए, सुंदर सा नाम होना चाहिए, है ना। हाँ, अच्छा सा होना चाहिए थोड़ा। हाँ, तो लगे कि हाँ भाई कोई बड़ी चीज़ है। हाँ, अब बताइए कि जो ये मलमूत्र साफ करने वाले लोग थे, अब ये भी मुसलमान हो गए। इस चक्कर में वही मसावाद का झुंझुना जो बज रहा था कि सब बराबर हैं, ये भी हो गए। अब इनको क्या किया जाए इनका। अच्छा, और यहाँ मैं ध्यान दिला दूँ कि आपने तो हलाल खोर और ये सब पकड़ लिया, इसको भी पकड़ते कि जो हिंदू हैं, उन हिंदुओं में मलमूत्र साफ करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? भंगी कहा जाता है। व्याख्या की है ना मैंने। जबकि भाई नागर जी ने भी उपन्यास लिखा है नाचो बहुत गोपाल, लेकिन उन्होंने भंगी का अर्थ नहीं बताया है। हाँ, मैंने व्याख्या की। एक मुहावरा है, मार मार का भंगी बना दो। ये मुहावरा है कि मार मार का भंगी बना दो। यानी हिंदू समाज में भी कोई हिंदू अगर ऐसा है जो प्रगतिशील बनने की कोशिश करता था, तो प्रगतिशील बनने का मतलब यह है कि जो रूढ़ियाँ हैं धार्मिक, उनको नहीं मानेंगे। हाँ, धार्मिक रूढ़ी नहीं मानेंगे। हाँ,
तो धार्मिक रूढ़ी जो नहीं से किनारा करता था तो वो तो प्रगतिशील बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको क्या होता था, दंडित किया जाता था। ये दंडित किया जाता था, उसको पिटाई की जाती थी और पिटाई करने के बाद उसको कहता था कि तुमने चूंकि हम धर्म के नियमों को भंग किया है, इसलिए तुम भंगी हो। जो परंपरा को भंग करे वो भंगी है। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण की परंपरा को मानना होगा, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय की परंपरा माननी होगी आपको, नहीं मानेंगे तो मार मार के आपको भंगी बना देंगे। तो अब ये सब रहस्य उद्घाटन हुआ, भंगियों का इतिहास लिखा गया है, एक किताब है छोटी सी, भंगियों का इतिहास, वो पढ़ी मैंने। अब ये जब मुसलमान हुए तो इनको तो और भी सुंदर सा शब्द लाया गया। अब मेहतर, अब मेहतर तो अरबी भाषा का शब्द है, आप देखिए। और मेहतर, अच्छा बिल्कुल अरबी और फारसी में, फारसी को तो लोग मानते ही हैं कि फारसी में और संस्कृत में बहुत साम्य है, लेकिन अरबी में भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से साम्य रखते हैं। मेहतर शब्द भी वैसा ही है। संस्कृत में जो अर्थ महत्तर का है वही अर्थ अरबी में मेहतर का है। महत्तर जो महान हो, महान, महत्तर, महत्तम है, तो वही मेहतर है। तो कहा कि अरे भाई तुम छोटे मोटे आदमी थोड़े हो, तुम तो मेहतर हो, महत्तर हो। अरे आप पखाना साफ कर रहा है, कह रहे हैं आप महत्तर हैं? अब बात बनी नहीं, तो बात बनी नहीं तो कहा कि अरे भाई सारे जातियां जो है वो क्या कहते हैं, कुकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और फिर भी बड़ी बनी रहती है। अकेले तुम ही जाति हो, तुम्हारी जाति है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो। तो जो ईमानदारी से काम करता है वो हलाल की कमाई खाता है, क्योंकि हलाल यानी जो पवित्र है, हलाल मतलब जो जायज़ है। तो हलाल अरबी शब्द है और खोर फारसी है, खोर माने खाने वाला, हलाल की कमाई खाने वाला, तो कहा हलाल खोर। चलो मेहतर से बात नहीं बन रही है तो हलाल खोर समझ लो अपने को, लो भैया अब हलाल खोर। अब हलाल खोर में से जो हलाल शब्द ही छोटा होते 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 हेला बन गया। हाँ देखिए, शब्द चाहे जितना चुन चुन कर आप दें, हाँ जितने सुंदर चाहे शब्द दे दें। महात्मा गांधी ने कितना सुंदर शब्द हरिजन दिया था, हाँ, लेकिन आप हरिजन किसी को कह सकते हैं क्या? कि आइए महाराज हरिजन जी, हाँ, बिगड़ जाएगा। वो ये थोड़े आप समझा पाएंगे कि हरि का जन है, आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, इसलिए आप हरिजन हैं। हाँ, गांधी जी ने ये सोच कर दिया होगा, लेकिन आप नहीं कह सकते। हाँ,
तो चाहे जितने सुंदर शब्दों से आप अभिभूषित कर दें, उस दूषण को आपका भूषण जो है खत्म नहीं कर सकता। मैं बस याद दिलाना चाहता हूँ, ये तो कुठाव 2019 की रचना है और मुखड़ा क्या देखे की चर्चा हुई वो 90s का है। 96 हाँ 96 का। 80s की आपकी एक कहानी है जो इसी विषय पर है, आलिया धोबी और पाव भर गोश्त, और वो बिल्कुल इसी विषय पर है, जिसमें नसीम भाषण देना शुरू करता है मुस्लिम समुदाय के एक जमावड़े में, और वो यही बताता है कि इस्लाम में तो मसावात का संदेश दिया गया है, इत्यादि इत्यादि। तो उस समय से ये विषय आपके अंदर कुलबुला रहा था, जो बाकायदा उपन्यास की शक्ल में निकल के आया। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। 2 जगहों पे मैंने इस तरह का रेफरेंस देखा कि आप थोड़ा सा हिंदुओं को छूट देते हैं इस मामले में, ऐसा मुझे लगा। देखिए, मैं आपको एक अंश पढ़ के सुनाता हूँ। ये नसीम जब कह रहा है आलिया धोबी और पाव भर गोश्त में, जो शेख हैं, जो सैयद और जो सिद्दीकी और खान हैं, वे नाइयों, धोबियों और जुलाहों, धुनियों से नफरत करते हैं, जैसे किसी ज़माने में ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्रों से नफरत करते थे। ये क्यों? जैसे करते थे, करते हैं क्यों नहीं? और इससे मिलती जुलती बात मैंने फिर बाद की एक कहानी में भी पढ़ी। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे मुस्लिम समाज के बारे में लिखते हुए आप भले ही ये न कहें कि मुझे मुस्लिम लेखक क्यों मानोगे तुम, और हम मानते भी नहीं हैं। मुझे याद है कि मैंने अपने एक दोस्त के बारे में कह दिया कि देखो हमारे बीच में एक ईसाई भी बैठा है, तो बहुत गुस्सा हो गया था। उसने कहा कि तुम मुझे ईसाई कहेगा। तो बावजूद इसके मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के बारे में लिखते हुए आप पूरे अधिकार से लिख रहे होते हैं, और हिंदू समाज के बारे में टिप्पणी करने में शायद थोड़ा सा इस मामले में जैसे अधिकार न हो, कुछ इस भाव से किनारे कर लेते हैं। नहीं तो इस तरह का वाक्य क्यों आता? मैं आत्म स्वीकार कर रहा हूँ, इसको आप चूक समझिए, इसको आप चूक समझिए। मुझे हैं लिखना चाहिए था कि करते हैं, उसकी जगह थे लिख गया मैं। प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट टेंस में चला गया है। तो यह व्याकरण की चूक ये है, ये मान लीजिए इसको। पहली बात तो ये मैं लेकिन एक दूसरी बात बताता हूँ आपको कि हिंदू समाज में अब आपको थोड़ा और बताता हूँ कि इसलिए कि सिर्फ इसको व्याकरण तक ही रखिए सीमा। वो तो मान लिया। हाँ, इसलिए कि जब ये मैं जो बोलने जा रहा हूँ, बड़ा इसको ये अर्थ में मत लीजिएगा कि मैं राजनीतिक कोई वक्तव्य दे रहा हूँ। जब से आरक्षण की सुविधा शुरू हुई SC ST में, और उस सुविधा का लाभ प्राप्त करने की वजह से इन जातियों के लोगों में से कुछ प्रतिशत लोग प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गए, तब से वो जो घृणा करने का जो भाव है वो पास्ट टेंस में जाने लगा। वो प्रेजेंट में कम होने लगा। पास्ट में तो 100% था, प्रेजेंट में उसका प्रतिशत कम हो गया, है ना? क्योंकि यह सुविधा मुसलमान को तो मिली नहीं।
तो मुसलमान तो आज भी वही है ना, मुसलमान तो आज भी वही है, क्योंकि मुसलमान में जब इसका कंसेप्ट ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें कुठाओं में लिखा है मैंने कि आप आरक्षण कैसे दिलवा देंगे। आप मुस्लिम समाज की तमाम जातियों को गिनवा दें आप, लेकिन क्या शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में उसको मनवा लेंगे क्या? कोई भी सरकार इसको मान लेगी क्या? नो। और अगर वो कहे मान लो कि कमेटी बना देते हैं एक, तो कमेटी किसकी बनेगी? कमेटी बनेगी मुल्लाओं की, मौलवियों की कमेटी बनेगी। आप बताइए कि कोई कमेटी ये रिकमेंड करेगी क्या कि हाँ मुसलमानों में इतनी जातियाँ शेड्यूल्ड है, कास्ट हैं या अछूत हैं? नो, असंभव है कि नहीं? बड़ी मुश्किल से जाकर ओबीसी कैटेगरी को मान्यता दी गई मुस्लिम समाज में कि कुछ जातियों को ओबीसी, अदर बैकवर्ड, और बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ ट्राइबल इलाकों में मुसलमानों को एसटी की सुविधा भी मिली, बशर्ते वो जाति का प्रमाण पत्र दें कि वो मुसलमान होने से पहले ट्राइबल थे, हैं? और ओबीसी वालों को भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है जाति का, है कि नहीं? और बता दूं कि मुसलमानों को ये सर्टिफिकेट आसानी से मिलता नहीं, और एससी का तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर एससी को मिल गया सर्टिफिकेट तो फिर इस्लाम का मसावात का क्या होगा? फिर तो पूरा इस्लाम ही खतरे में पड़ जाएगा फिर तो, हैं? तो इसलिए हिंदू समाज में धीरे धीरे 6 की कैटेगरी में कुछ प्रतिशत चले गए, लेकिन मुस्लिम समाज में 6 नहीं हो पाया, वो हैं की कैटेगरी में ही है कि नहीं? है। तो इसलिए मात्र व्याकरण की चूक नहीं है, यह मैं सतर्क भी रहा हूँ इस सुबह। समझ गए? चलिए ठीक। आप कुछ पूछेंगे? मैं ज़रा सा ये ख़ास तौर से औरतों की तरफ आना चाह रहा हूँ। अरे भाई, औरतों तो मत जाइए, यहीं रहिए। जी जी, हाँ, वो बहरहाल वो यहाँ रहा नहीं जा सकता, उनकी तरफ आना ही पड़ेगा। वो इस तरह से है कि जब हम आपके यहाँ देखते हैं स्त्रियों को कि कई वो मौके पर वो स्टैंड भी लेती हैं, कहीं कहीं इनकलाब की बात करती हैं और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जुल्म सहती हुई भी नज़र आती हैं। अब जहरबाद में भी उसका एक देख सकते हैं स्वरूप है, और फिर हम कुठाओं में भी देख सकते हैं, वहाँ सितारा हुमा जैसी भी लड़कियाँ हैं, और उसी में उनका इश्क भी है, वो अपनी तरह से अलग अलग जगहों पर है। लेकिन मुझे समर सेज से ख़ास तौर से एक चीज़ याद आ रही है कि वहाँ आप जिस तरह से इश्क को नाम देते हैं, हालांकि आप उसको मजाक के सेंस में ख़ास तरह से कहते हैं, तो वो क्या एक लिखने वाले का मर्दवादी रवैया है, या अगर हम उससे अलग होकर पूछें कि अब्दुल बिस्मिल्लाह के नज़दीक औरतों का इश्क प्रेम एक्चुअली में है क्या, और अगर उसमें भी मुसलमान औरतों की बात करें तो आप कैसे देखते हैं उनकी औरतों के इश्क को या प्रेम को? मैं कोई मर्दवादी नहीं, मैंने आप एक वाक्य इस मेरे साहित्य में से एक वाक्य कोई यहाँ निकाल कर लिख पढ़ के सुनाए मुझे, और यहाँ बैठी हुई हैं इतनी लोग बैठी हुई हैं जो सब पढ़ी लिखी हैं, एक वाक्य कोई बता दे कि यह मर्दवादी वाक्य है तो मैं स्वीकार कर लूँगा और गलती मान लूँगा, क्षमा भी मांग लूँगा। ना मैं मर्दवादी हूँ ना मैं औरतवादी हूँ,
मैं लेखक हूँ, लेखक हूँ, मैं लेखक हूँ। और प्रेम प्रेम है, वो प्रेम करना दोनों का अधिकार है। वह पुरुष का अधिकार अगर है तो स्त्री का भी है, क्यों नहीं है, और होना चाहिए, और बिल्कुल है। कहाँ है आपको लगा ऐसा कि मैंने इस पर कोई एतराज़ जताया हो? बताइए, मेरे कहीं पर है क्या ऐसा? दिक्कत यह है कि अभी नॉवल से जब वो रेफरेंस निकालेंगे उस चक्कर में और सारे लोगों के सवाल रह जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से ये मसला ख़त्म हो और हम श्रोता दीर्घा की ओर ले जाएं सवाल के इसको। हाँ, और जगहों पर असल जो औरतें हैं सर वो ये नहीं, ये आप इसको समझ नहीं पाए। ये समझ नहीं पाए हैं। वाक्य सुना दे रहा हूँ पढ़कर। वो वाक्य ये है कि दरअसल पुरुष का प्रेम जिस लड़की को इन्वर्टर का नाम लिखा है, लड़की नाम के मादा जीव से होता है, वह इतनी लाचार, कायर और नासमझ होती है कि प्रेम के लिए कतई उपयुक्त नहीं होती। ये मर्द के बारे में कहा जा रहा है, ये मर्द के बारे में कहा जा रहा है, हाँ? कि मर्द ऐसा सोचता है कि ये कोई प्रेम करने वाली चीज़ है, ये मादा जीव, ये मर्द कह रहा है। तो ये तो मर्द की आलोचना हो गई, ये स्त्री की आलोचना नहीं है, ये तो पुरुष की आलोचना हो गई कि पुरुष कह रहा है ये तो प्रेम करने लायक ही नहीं है ना? हाँ हाँ, तो ये तो क्योंकि वो स्त्री को लाचार, कायर समझ रहा है। अरे भाई, ना स्त्री लाचार होती ना कायर होती, तुम कायर हो, तुम लाचार हो, है ना? और ये इसीलिए इसको मैंने गाली इसमें एक है कि इस तरह मेरे चुतियापे का अंत हो गया। तो ये भी लिख दिया है कि वो मैं अपने ही प्रेम के बारे में लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ ये चुतियापा कर रहा था मैं, झूठ मूठ का। हाँ, तो अब ये जो है या वो थोड़ा सा शायद भ्रम हो गया है, हो मैंने क्लियर कर दिया उसको कि ये पुरुष ऐसा सोचता है जो कि गलत है, रॉन्ग है, ना वो कायर है ना वो लाचार है। तो स्त्रीवादी तो हुए ना? मैं औरत जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ, देखो मेरा एक वाक्य है, कि मैं अत्याचारी और अत्याचार जिसके प्रति किया जा रहा है, दोनों के बीच में अगर मैं हूँ तो मैं किसके साथ खड़ा होऊंगा? मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं बदल लूंगा अपने को। अगर औरत अत्याचार करेगी मर्द से तो मर्द के साथ जाऊंगा मैं, और मर्द अगर औरत के साथ अत्याचार करेगा मैं औरत के साथ जाऊंगा, है ना? मतलब उसके साथ मैं नहीं रहूंगा जो अत्याचार करेगा, मैं फौरन पलट जाऊंगा। मैं पलटू राम हूँ, मैं अत्याचार करने वाले का साथ दूंगा ही नहीं, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है मैं उसका साथ दूंगा, चाहे वो गलत ही हो। हाँ, बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन समय की भी समस्या है। और मुझे अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी उस पर एक शायर का शेर याद आ रहा था रह के, जिस तरह से सवालों में वो चूक ढूंढ लेते हैं, उसके हवाले से कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। तो अब मैं आप लोगों में से अगर कोई गलत सवाल पूछने की हिम्मत कर सके तो ज़रूर वो, जी बिल्कुल, माइक जी अभी बिल्कुल।
सर मेरा नाम फैज़ान अहमद है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। बेहद दिलचस्प रहा सर, जितना सुना उससे ज़्यादा सुनना था। सर हम मुसलमानों के बारे में जब बातचीत करते हैं तो जातिवाद या कास्ट एक बहुत बड़ा उसका एक मार्कर आइडेंटिटी रही है पहचान को लेकर। सर आप मसलकी जो आइडेंटिटी है देवबंद की, बरेलवी की, उसको कैसे देखा जा सकता है? अहले हदीस हो गया, देवबंद हो गया, बरेलवी हो गया, कहीं ना कहीं अलग अलग मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, देवबंद के अपने अलग हैं, बरेलवी के अपने अलग हैं। सर ये सवाल मौलवियों से पूछिएगा। ये सही बात है, ये मसलक का सवाल है। मैं लेखक हूँ, ये मौलवियों से सवाल पूछिएगा। और कोई जी ज्ञानचंद जी के पास माइक दीजिएगा। माइक ले लीजिए, माइक। कहते हैं कि चंगा हुंदा सवाल नहीं करदा, मैंने तेरा जवाब ले बैठा, तो वो तो आपके साथ होता ही है। मेरा सवाल नहीं है, एक वो बात ही है जो आपने करी थी। एक्चुअली मुझे कुछ इंटरव्यूज़ में सवाल पूछना पड़ता है लोगों से, ख़ास तौर से ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं। मैं कहा भाई एक शब्द है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो अन्न पिछड़ी जाति क्यों नहीं? ये वर्ग क्यों लाना पड़ा? ओबीसी क्यों करना पड़ा? अदर बैकवर्ड कास्ट क्यों नहीं? क्लास क्यों? तो ज़्यादातर बच्चे इस बात का जवाब नहीं दे पाते। ये सर एक्चुअली जिस जहाँ जो आपने बात सही आपने बात समझा दी, मैं तो थोड़ा सा उसको वो कर रहा हूँ कि जाति विशुद्ध मतलब हिंदू धर्म से जुड़ी अवधारणा है। जहाँ भी जाति शब्द है समझ लो वो हिंदू धर्म होगा ही। और इस बात को लेकर के हम दूसरे सब लोगों को समाहित नहीं कर सकते। जैसे ट्राइब्स के साथ भी ये दिक्कत आई, तो ये जो मसला है जो वो दिखता है वो तो है ही। और हम जब पढ़ाते हैं तो ये भी हमने देखा है कई बार कि भाई पिछले बार सीए थे, इस बार इस बार हम खान हो गए, और इंशाल्लाह अगर फसल अगली बार अच्छी हुई तो हम शेख हो जाएंगे। तो ये जाति वाला मसला बिल्कुल आपने सही कहा। ये वर्ग है ना, ये जो था और हैं, जो आपने कहा ये बात सही है, इतना आसान नहीं है ये सर। आपका सवाल अच्छा, ये आपको राय देनी थी। और कोई आप में से सवाल पूछना चाहेगा? जी इम्तियाज़ साहब। अच्छा जी आप पहले पूछ लीजिए। सर नमस्ते, हैप्पी बर्थडे। और सर आपको गुड हेल्थ और आपका काम खूब अच्छे से इम्पैक्ट ला पाए सोसाइटी में। और संजीव सर और फयाज़ अहमद सर, वेरी ब्रेव ऑफ यू। आई मीन सर के आंसर्स सुने उसके बाद भी आपने क्वेश्चंस पुट अप करे, दैट्स रियली ब्रेव ऑफ यू। जी सवाल पूछिए। गुड विशेस। नहीं सर, अच्छा, ओनली गुड विशेस। थैंक यू। अगर उधर से भी कोई हो तो। सर आदाब, मेरा एक सवाल था सर, धर्म के अलावा और जाति के अलावा अगर एक तमिलियन मुसलमान है और एक यूपी बिहार का मुसलमान है, उनमें लैंग्वेज एफिनिटी को लेकर एक अलग टसल होता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। ये एक और ये होता नहीं, ये कराया जाता है। ये कराया जाता है। मैं बता दूं कि अभी एक संजीव में कह रहे थे कि ये जो आलिया धोबी और पाव भर गोश्त कहानी का जिक्र करते हुए कि शायद वहीं से आइडिया आपके पास आया होगा ये कुठाओं लिखने का। तो मैं एक इस पर जानकारी दे दूं कि आइडिया वहाँ से नहीं आया। ये आइडिया आया ये जन्म लिया जर्मनी में। देखिए, दो झूठ हैं भारतीय मुसलमानों के बारे में जो पूरी दुनिया में फैलाए गए हैं। दो झूठ। जैसे पहला झूठ ये है जो कि मुसलमान सारे बराबर हैं, ये पहला झूठ है। दूसरा झूठ भाषा को लेकर है कि मुसलमानों की भाषा उर्दू है। तो वहाँ जर्मनी में जो एक सेशन था जिसमें कि मेरा लेक्चर था, तो मैं बोला भारतीय मुस्लिम समाज पर। तो भाषा के संदर्भ में मैंने कहा कि यह सबसे बड़ा झूठ है। बंगाल का मुसलमान तो उर्दू नहीं बोलता, वो बंगला बोलता है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है। जो जिस
प्रांत का जो रहने वाला है वो उसी प्रांत की वो भाषा बोलता है। यहाँ तक कि बोलियाँ भी, हम लोग तो बोलियों के क्षेत्र के हैं ना। जो अवध का क्षेत्र अवधी बोलता है, भोजपुर का भोजपुरी क्षेत्र का वो भोजपुरी बोलता है, वो चाहे जिस भी हो। और इसीलिए देखिए वहाँ पर मामला झगड़ों के है ही नहीं है। तमिलनाडु में या कर्नाटक में, अभी कर्नाटक की एक लेखिका बानू मुश्ताक को जो बुकर प्राइज़ मिला है, आप देखिए कि उनके यहाँ कन्नड़ भाषी हैं, सारी मुसलमान पात्र हैं, सब कन्नड़ भाषी हैं। तमिलनाडु में वहाँ की एक लेखिका है सलमा नाम की, उसका एक उपन्यास आया है। हालांकि उसमें एक शब्द गड़बड़ लगा मुझे कि हाँ, लेकिन मुझे लगा, मुझे पता किया तो पता चला नहीं साहब वहाँ पर यही बोलते हैं, क्योंकि जो नमाज के टाइम है फजर मगरिब वगैरह, तो जो दोपहर में एक नमाज होती है तो हम ज़ोहर का नमाज कहते हैं, ज़ोहर। वो जो अंग्रेज़ी अनुवाद उसका हुआ है वो पढ़ा, सलमा का जो उपन्यास है उसमें जहाँ जहाँ ज़ोहर है वहाँ पर लोहर लिखा हुआ है। तो लोहर लिखा हुआ है। तो एक बार मैं एक व्याख्यान दे रहा था ऐसे रिफ्रेशर कोर्स में, तो अध्यापिका हैं, तो उसमें तमिलनाडु की भी एक अध्यापिका बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि मेरी समझ नहीं आया कि लोहर क्यों लिखा हुआ है, हैं जोहर को। तो फिर उस महिला अध्यापिका ने कहा कि तमिलनाडु में उसको लोहर ही बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, उसके क्या कारण होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन भाषा का कोई मामला नहीं है, और यह अगर है तो गलत है। पहले ही मैंने कह दिया कि न भाषा का धर्म से कोई संबंध है, न जाति से संदर्भ है। भाषा भाषा होती है, धर्म धर्म होता है, कोई लेना नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्ति है और मैं बिल्कुल रचनाओं पर सवाल नहीं पूछ रही हूँ। ये 75 साल के उपलक्ष्य में है, तो मेरा सवाल जीवन पर ही है। दरअसल मैं वहाँ अटक गई जब आपने बताया कि 2.5 साल की उम्र में आप इकलौते थे, इकलौते बच्ची हुई संतान थी, तो माँ कितनी आपको लेकर सुरक्षा भाव में रहती थी कि उन्होंने गांव और राज्य ही बदल दिया। फिर थोड़े दिन के बाद माँ नहीं रही, और उसके बीच में ये भी हुआ कि पिता ने आपके लिए स्कूल की ऐसी व्यवस्था कराई कि अध्यापक कंधे पर ले जाते थे। मतलब बहुत पैम्पर्ड बच्चा, बहुत जिसको प्यार से पाला जा रहा हो। और फिर आपको पिता वापस अपने अवधि क्षेत्र में ले आए, और किशोर उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो भी नहीं रहे। तो एक बच्चा जिसके माता पिता दोनों नहीं रहते हैं, उसको हम कहते हैं यतीम या अनाथ। तो एक बच्चा जो इतने नाजों से पाला जा रहा है और फिर वो अनाथ हो गया। आज 75 साल में आप मुड़कर उस बच्चे को कैसे, मतलब एक आजकल बहुत हम लोग शिक्षा में कहते हैं बचपन का ट्रॉमा, तो वो ट्रॉमा आपके लिए बहुत लेखन का संसार, रचनात्मक उसके विकास के लिए आया, या किस तरीके से आज देखते हैं 75 साल के होकर उस 14 साल या 10 साल के बच्चे को? अच्छा सवाल। ठीक है, एक कहानीकार हूँ तो इसका जवाब एक कहानी सुना कर देता हूँ। कहानी नहीं, सच्ची घटना है। हमारे विभाग में एक नई अध्यापिका आई। ये हमारे यहाँ जो विद्यार्थी जामिया के आए होंगे उनको ये घटना पता है, उनके लिए नई बात नहीं है। एक नई अध्यापिका आई, इत्तेफाक से उन दिनों मैं ऑफिसिएटिंग हेड था, तो मैंने ही उनको ज्वाइन करवाया। दिसंबर के महीने में ज्वाइन किया। उन दिनों छुट्टियां थी, जनवरी में जब यूनिवर्सिटी खुली तो उनको टाइम टेबल दे दिया गया। जब क्लास में पढ़ाने गई, वो तो बीए की क्लास में वो पढ़ाने गई। 1-2 दिन भी पढ़ाया होगा कि किसी लड़की ने, कोई छात्रा ने उनसे पूछा कि मैम आपने जो हेड सर हैं, हालांकि मैं ऑफिसिएटिंग हेड था, लेकिन हेड चाहे कोई भी रहा हो, लोग कहते थे बिस्मिल्लाह साहब ही हेड हैं हिंदी विभाग के, दूसरा कोई हेड है नहीं। तो कहते थे
उनका वो उपन्यास एक समर शेष है, आपने पढ़ा है? अब सक पका गई बेचारी, उसने मेरा कोई भी साहित्य नहीं पढ़ा था, तो उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा है, कहना आप पढ़ लीजिए। तो कहा कि भाई अभी तो मेरे लाइब्रेरी के कार्ड भी नहीं बने हैं, कहना हम ला देंगे। तो कहे वो लाइब्रेरी से लाकर उस छात्रा ने दे दिया और वो पढ़ गई। अगले दिन वो आई तो अध्यक्ष छुट्टी पर थे, तो मैं अध्यक्ष के रूम में तो नहीं बैठता था, अपने कमरे में बैठता था। शायद अशोक चक्रधर थे अध्यक्ष या असगर भाई थे अध्यक्ष, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। तो वो आई, कमरे क्लास थी, कोई क्लास से विद्यार्थी निकल गए तो दरवाजे पर खड़ी हैं, कहा सर मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने कहा आ जाओ। तो और देखा कि पसीने उनके माथे पर, मैं उससे परेशान है बहुत। मैंने कहा बैठो 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 बैठो, तुम परेशान बहुत लग रही हो, तो ऐसे ऐसे कर रही है। तो मैंने पीएन को बुलाया, कहा पानी लाओ एक गिलास। तो कह रही है कि सर मैं आपका उपन्यास समर शेष है रात में पढ़ गई, और मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे जिन्हें मैं पूछने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं सारे प्रश्न भूल चुकी हूँ, भूल गई, मेरे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में इत्मीनान से तुम पूछ लेना। अब बैठिए चुपचाप। तो मैंने कहा कि अब तुम आई हो तो ज़्यादा नहीं, एक सवाल तो पूछ ही लो कम से कम, जो सोच कर आई थी भूल गई, नया बना लो कोई। तो उसने एक सवाल रखा मेरे सामने जो आपने रखा है। नहीं, पहले तो उसने पूछा कि सर अपने इस उपन्यास को क्या कभी आप खुद पढ़ते हैं? तो मैंने कहा हाँ कभी कभी मन करता है तो पढ़ता हूँ। तो कैसा लगता है? तो मैंने कहा कि लगता है कि या तो इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है वो झूठ है, या आज मैं जो हूँ ये झूठ है। क्योंकि ये दोनों सच नहीं हो सकते। वह बच्चा समर शेष का जिस तरह का जीवन जी रहा है, उसमें उसकी परिणति जो होती वो या तो कहीं मजदूरी कर रहा होता, या कहीं भीख मांग रहा होता, या कहीं मर जाता, आत्महत्या कर लेता, या पता नहीं क्या होता उसका। वो आज न तो लेखक होता, न प्रोफेसर होता, न कुछ होता, वो चूल्हे भाड़ में भी जाने लायक नहीं था। वो तो कुछ न होता, जीरो, नथिंग। तो या तो ये झूठ है या ये झूठ है। यही मेरा जवाब है। अब मैं राजकमल प्रकाशन के सीईओ अमोद महेश्वरी जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे तमाम मेहमानों और महफिल में मौजूद तमाम श्रोताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए मंच पर आएँ। नमस्कार। आज की महफ़िल बहुत शानदार रही। अब्दुल मिसल्ला जी जब भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो किसी का भी उठने का मन नहीं करता, और सब यही चाहते हैं कि बातचीत और लंबी चलती रहे और ऐसे ही समाज बंधा रहे। फिर भी आज
आज की मतलब आयोजन यहीं समाप्त होगा। और आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं संजीव जी, फयाज़ जी, तशनीफ़ जी और नेहा जी का बेहद शुक्रिया करूँगा कि जिन्होंने समय निकाला और यहाँ पे इस बातचीत को सफल बनाया। और अब्दुल मिसला जी का और विशेष और बहुत हार्दिक आभार कि उन्होंने इतनी अच्छी बातचीत करी और सबके सवालों का तहे दिल से और बहुत अच्छे सबके जवाब दिया और सभी अपने जवाब पाके संतुष्ट लग रहे हैं। और साथ ही आईआईसी सभी मीडिया कर्मी और पूरी राजकमल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अमोद जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पर जो मंच पर हमारे वक्ता हैं उनको उपहार दें। इस मौके पे भी तालियां आप लोगों की होनी चाहिए। इन तस्वीरों के साथ एक तस्वीर भी होनी चाहिए। आपको जितना दिया जाए कम है। अच्छा आइए। आप सभी का बेहद शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो आज की ये तकरीब यहीं ख़त्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।